कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज का अपना टॉपिक है F4 का, जो अपना क्या बच गया था, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच गया था, उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे और इसका कहानी ख़त्म करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में F5 का स्टार्ट कर लेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अब तक F4 तक का सारा टॉपिक समझ में आया होगा और जहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा वहाँ पे आपको मेरा नोट्स यूजफुल हो रहा होगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। आपको पता ही है कि आपका F4 का भी पेपर कितने नंबर का होता है, तो 70 नंबर का होता है। ठीक, सारा पैटर्न आपको पता ही है ऑलरेडी। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना शॉर्ट में, विद्यालय में चेतना सत्र को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। अब देखिए, चेतना सत्र कहने का मतलब हो गया कि जब आप विद्यालय प्रांगण में सुबह सुबह जाते हैं, ठीक, और सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, आप चेतना सत्र में जाते हैं, यानी कि आप प्रार्थना करने जाते हैं। ठीक, अब चेतना सत्र बस एक प्रार्थना का ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा काम होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप लोग को एक्सरसाइज करवाना हो गया, या फिर योगा करवाना हो गया बच्चों को, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना देनी हो, वो भी हम लोग चेतना सत्र में दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या रहा, विद्यालय में चेतना सत्र को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो मान लीजिए आपने किसी विद्यालय में गया और वहाँ पे चेतना सत्र में बस एक प्रार्थना का ही काम होकर और उसके अलावा में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप क्या किए, वहाँ पर बच्चों को योगा करना बताएं। उसके बाद प्रार्थना में क्या किया आपने कि बच्चों का एक टर्म बना दिया कि स्टार्टिंग से रोल नंबर से 4 बच्चे आ जाएंगे प्रार्थना में, फिर अगले दिन कोई 4 आएंगे, फिर अगले दिन कोई और 4 आएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों में आत्मनिर्भर बनने की एक कला उभर के सामने आएगी, उनके अंदर से हेजिटेशन दूर होगा। उसके बाद आप लोगों ने एक व्यायाम को वहाँ पर शुरू कर दिया। फिर कोई सूचना देना है तो आप लोग चेतना सत्र का सबसे बेहतर समय होता है सूचना देने का। मान लीजिए किसी खेल कार्य में या फिर किसी भी कार्य में कोई भी बच्चा बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, तो उसको आप चेतना सत्र के समय ही सभी के सामने में जो भी आपको देना हो, प्रोत्साहन करना हो, पुरस्कार करना हो, तो आप कीजिएगा, ताकि उसको देखकर दूसरा बच्चा भी करे। तो ये बहुत प्रकार का कार्य सब होता है जो आप चेतना सत्र को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। क्लियर है आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, अब इसी के अथवा में है, विद्यालय में बेहतर वातावरण का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। अब एक बात आप खुद सोचिए कि मान लीजिए आप जिस समाज में रह रहे हैं और जिस विद्यालय में आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, या फिर आप पढ़ाने जा रहे हैं, क्लियर है, तो आपको यहाँ पे क्या है, विद्यालय को बेहतर वातावरण का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। मतलब एज ए टीचर आपसे पूछ रहा है, आप शिक्षक हैं किसी विद्यालय के और वहाँ के वातावरण को अच्छा करने के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। तो जैसे ही आप अपने स्कूल में गए पढ़ाने, तो आपने देखा कि उस विद्यालय में समय सारणी की कमी है। जो भी चीज़ का आप कमी देखिएगा उसको और बेहतर करना चाहिएगा ना। शिक्षक और बच्चों के जो बीच का संबंध होता है सो क्या है, उतने बढ़िया तरीके से नहीं है। बच्चे खुलकर अपनी समस्या को सामने नहीं ला रहे हैं। जितना आपको कमी लगेगा, भवन के किसी भी चीज़ में कमी लगा, संसाधन का कमी लगा, जितना चीज़ आपको कमी लगे स्कूल के लिए, एक आदर्श विद्यालय के लिए, वो सारा कार्य आप क्या कीजिएगा, अपने स्तर से शुरू कीजिएगा और विद्यालय को बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिएगा। क्लियर है। उसके बाद अपना शिक्षण प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीकी का क्या उपयोग है। अब देखिए, शिक्षण प्रक्रिया, अभी आप अपने घर में बैठे हैं और अपने हाथ में आप मोबाइल रखकर AEPS चैनल खोलकर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, तो ये क्या है, आप शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप F4 का वीडियो देखकर इसके टॉपिक को आप समझ रहे हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। ठीक, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। पर ये जो सारा सिस्टम चल रहा है सो क्या है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही एक प्रोसेस है, ताकि आपके मोबाइल में भी इंटरनेट है और मैंने भी इंटरनेट का माध्यम करके इस पूरे वीडियो को कहाँ पर अपलोड कर दिया, तो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। ठीक, अब यूट्यूब क्या हुआ, अपना एक प्लेटफॉर्म हुआ। यहाँ पर मैंने एज ए गाइडर आपको यहाँ पे वीडियो बना के डाल दिया और आप यहाँ पर, आपको इस वीडियो की ज़रूरत थी, आपने आया और इस वीडियो को आपने देखा और अपने शिक्षा को और बेहतर बनाया। आपका जिस पॉइंट में, जिस चीज़ में आपको कमी था उसको आपने देखा, समझा और उसको और बेहतर किया। तो क्या हुआ, ये आपके पूरे शिक्षण प्रक्रिया में फ़ायदा है कि नहीं है, आपके लिए उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से इस उदाहरण को भी आप लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण, अपने विद्यालय में बच्चों को आप कंप्यूटर से कुछ पेंटिंग करवाना हो गया, फिर कोई प्रोजेक्ट का वर्क आप करवा सकते हैं। ठीक,
या फिर आप किसी वीडियो रिकॉर्डर या प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को विजुअली दिखा सकते हैं, कुछ भी कोई भी पोएम याद करवा सकते हैं, कविता याद करवा सकते हैं, कोई वीडियो दिखा सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चा पढ़ाई भी आनंद के साथ करे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसका नेक्स्ट जो अथवा में क्वेश्चन है, कक्षाई शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। अब देखिए, जिस प्रकार से आपने ऊपर में पढ़ा ना, विद्यालय में बेहतर वातावरण का विकास करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, उसी प्रकार से कक्षाई शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला आपका मकसद होना चाहिए कि विद्यालय का जो भी आपका कक्षा है सो बाल केंद्रित होना चाहिए, मतलब कि संपूर्ण रूप से बालकों के ऊपर आपको ध्यान रखते हुए, उनकी रुचि को, उनकी आनंद को ध्यान में रखते हुए आपको अपने कक्षा का कार्य प्रारंभ करना है। आप जो भी चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, जो चीज़ सिखाने जा रहे हैं, उसका आपको योजना बनाना है पहले से, कि कहाँ पे बच्चा को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उनको कैसे उसमें रुचि लाना है, क्या गतिविधि कराना है। ये सब चीज़ अगर आप तैयार करके पहले से जाइएगा तो आपका शिक्षण क्या होगा, और बेहतर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अपना क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, वर्णन कीजिए। अब देखिए, समावेशी शिक्षा पहले भी 2 सब्जेक्ट में पढ़े हैं। समावेशी शिक्षा का सिंपल सा मतलब यही होता है कि विशिष्ट बालक, मतलब कि किसी भी रूप से अगर वो अन्य बालक से भिन्न है तो उसको विशिष्ट बालक बोलते हैं। तो विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो लिंग से हो, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो उसका मानसिक स्तर से हो, किसी भी प्रकार से आपको कोई भेदभाव नहीं करना, वही क्या कहलाएगा, समावेशी शिक्षा। इसका बहुत महत्व हो सकता है। मान लीजिए कि आप बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को आपस में क्या होगा, प्रेम का, स्नेह का, इसका विकास होगा। बच्चे मिलनसार बनेंगे, ठीक, बच्चे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। बच्चे जो अब देखते हैं आसपास में बहुत लोग लग रहा है कि नहीं छे, सुनते हैं ना इस तरह का, तो उस क्या होता है, वो अपने स्कूल के माहौल में उस चीज़ को देखा है। कोई दिव्यांग बच्चा है, उसको कोई लंगड़ा बोल रहा है तो सब लोग उसको लंगड़ा लंगड़ा बोलना शुरू करते हैं। पर लंगड़ा होना या फिर शरीर से वो विकलांग है तो उसकी शौक थोड़ी ना है, किसी न किसी कारणवश हुआ है, तो उसको हम क्यों नहीं अपने सामान्य की तरह, उसको भी इज्जत पाने का हक है कि नहीं है, वो भी तो इसी समाज का ना एक अंग है। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ ना हो, इसीलिए हम लोग समावेशी शिक्षा को ध्यान रखते हुए सारा कार्य करते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अपना क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा हेतु अपने कक्षाई शिक्षण में क्या क्या बदलाव लाएंगे। अब देखिए, बाल केंद्रित मतलब कि बच्चा को ध्यान में रखते हुए क्या क्या आपको बदलाव लाना है। सबसे पहला क्या है कि आपका जो बातचीत का अपना स्टाइल है उसमें आप बदलाव लाइएगा, बच्चों के साथ आप प्रेम से रहिएगा। ठीक, दूसरा क्या है, बच्चों के रुचि को आप पहचानिएगा। तीसरा क्या है, बच्चों को आप इतना प्रेम दीजिएगा, इतना स्नेह दीजिएगा ताकि वो अपनी समस्या को आपके सामने खुलकर रख सकें। चौथा क्या है, गतिविधि आधारित होगा। ठीक, पांचवा क्या हो सकता है कि उनके कक्षा के ज्ञान को आप बाहरी दुनिया से जोड़िएगा तो उनको और ज़्यादा समझ में आएगा। छठा क्या है कि उनके रुचि के अनुसार उनके विषय को आपको चूज करना है। तो इस प्रकार से बहुत सारा आप कार्य करके बाल केंद्रित शिक्षा में अपने कक्षा के स्टाइल में बदलाव करके ये सब चीज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या है अपना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का नॉर्मल सा बात हो गया कि अगर मान लीजिए कि एक होता है शैक्षिक कार्यक्रम, मतलब कि जिसमें हम लोग सिर्फ पढ़ाई का कार्य करते हैं, और दूसरा होता है अपना एक्टिविटी, जैसे कि स्कूल में कुछ प्रोग्राम हुआ, आपने कुछ प्रस्तुत किया, आपने खेल कूद में पार्टिसिपेट किया, नाटक में किया, आपको कुछ स्पीच देना हुआ, तो सब क्या हुआ, आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी हुआ, तो उसको भी आपके एक मूल्यांकन का ही पार्ट बनाया जाएगा। तो जब आप संपूर्ण आपका जो भी चीज़ आपने विद्यालय में किया उस संपूर्ण चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपका मूल्यांकन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसमें आपका शैक्षिक प्लस स्वशैक्षिक दोनों प्रकार के कार्यों को ध्यान में रखते हुए आपका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, इसको आप उदाहरण से प्रस्तुत कर सकते हैं कि एक राम नाम का बालक है जो कि कक्षा 4 में पढ़ता है, वो अपने शैक्षिक कार्यों में भी बेहतर है और उसके अलावा वो खेल कूद, स्पीच, नाट्य प्रस्तुतिकरण, उसके बाद अपने शिक्षकों का आदर सम्मान करना, अपने दोस्तों के साथ प्रेम भाव के साथ में रहना, कि बहुत कुछ आप जोड़ करके उदाहरण बनाइएगा और उसको अच्छा बच्चा दिखलाइएगा। क्लियर है? अब अपना क्या है इसके बाद कि अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था क्यों आवश्यक है। देखिए, अनुपूरक शिक्षण कहने का मतलब हो गया कंप्लीमेंट्री टीचिंग, यानी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ कम हो रहा है,
कुछ भी दिक्कत हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए कि अपना सिलेबस जो है सो 10 चैप्टर पढ़ना है और किसी न किसी कारणवश, जैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है, तो सभी बच्चों का 10 का 10 चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो बाहरी शक्ति, बाहरी मदद हम लोग प्राप्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री टीचिंग। मतलब कि अगर आप मान लीजिए क्लास 3 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उसको मैथ में 10 चैप्टर पढ़ना है, आपने 7 ही चैप्टर पढ़ाया और उस बच्चे के जो माता है या पिता हैं उन्होंने बाकी 3 चैप्टर को पढ़ा दिया नेट से देखकर, तो ये जो पूरा सहयोग का प्रक्रिया हुआ ना, वही क्या कहला गया, अनुपूरक शिक्षण। मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। आप अपने विद्यालय में ही किसी चीज़ को कंप्लीट कराने के लिए आप जो मान लीजिए कि पूरा नोट्स का उपयोग ना करके आप डायरेक्ट जो मेन पॉइंट है उसको दिखाते हुए कोई अलग अलग टेक्स्ट बुक का उपयोग कीजिएगा, कुछ विजुअल का उपयोग कीजिएगा, आईटी के अंदर में अगर कोई भी वीडियो दिखा कर आप उसका उपयोग कीजिएगा, मतलब कम समय में, तो वो जो पूरा आप सहयोग प्राप्त करो वही क्या कहलाएगा, अनुपूरक शिक्षण। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट में आपका 2 क्वेश्चन और बच गया। अब है अपना शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व के बारे में लिखिए। अब ये महत्व आप तो आराम से लिखिएगा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व, मतलब कि अभी जो आप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, किस चीज़ का, तो टीचर बनने के लिए। अब आप जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं इसका महत्व क्या है, आप एक बेहतर शिक्षक बनिएगा, एक आदर्श व्यक्ति बनिएगा, आप एक आदर्श समाज के एक आदर्श नागरिक बनिएगा, आपका व्यवहार अलग होगा, आपकी मानसिकता अलग होगी, आपके अंदर में लिंग को लेकर अलग अलग भेदभाव नहीं होगा, जाति के अनुसार आप भेदभाव नहीं कीजिएगा। मतलब जितना चीज़ अभी आप सीख रहे हैं इस कोर्स को करने में, वही सब क्या हो गया, आपका महत्व हो गया। क्लियर है? अब है क्या है, शिक्षक को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब देखिए, शिक्षक को मतलब कि एज ए टीचर आपको अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या है कि अपने कमियों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। उसके बाद अपने सहकर्मियों से आपको बात करना चाहिए ताकि पता चले कि आपका क्या, आप उनका विचार आपके प्रति में क्या है। तीसरा चीज़ क्या है कि आप क्या अचीव कर रहे हैं और कहाँ पे आप क्या प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, उसको भी अपना व्यक्तिगत विकास में लिखिएगा, ताकि क्या होगा, आने वाले भविष्य में आप उस चीज़ को दूर करके अपने आप को और बेहतर बनाइएगा। अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, आप अनुशासन में किस प्रकार के हैं, आपका बच्चों से कैसा संबंध है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसको आप ठीक कर सकते हैं, जो कि आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। अब है अपना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान कहने का मतलब हो गया कि इसमें सबसे पहली बात क्या होती है कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम का प्रयोग होता है, मतलब कि उसका आयोजन होता है। इसके अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या होता है, आयोजन होता है। उसके बाद शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, ठीक। देश या विद्यालय में शिक्षा के सामने जो भी समस्या आ रहा है, जितने भी प्रकार का समस्या आ रहा है, उसका समाधान क्या होता है, ये करना भी इसका क्या है, कार्य ही है। बाद बाकी आपके नोट्स में अवेलेबल है ही। क्लियर है? उसके बाद अपना क्या है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, आपके डाइट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जिला शिक्षा जो प्रशिक्षण संस्थान होता है उसका क्या क्या कार्य है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या होता है, डाइट में हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, किस चीज़ का, तो शिक्षक बनने का। दूसरा बात क्या होगा, संस्थापना के कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा चीज़ क्या होगा कि आपको हर प्रकार से, जिस प्रकार से भी आप बच्चों को समझ सकते हैं, बच्चे की समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो हर एक कला सिखाना किसका कर्तव्य है, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का ही। गतिविधि कैसे दिखाना है, फील्ड ट्रिप पे कैसे ले जाना है, जितना भी आप कार्य कर रहे हैं अपने डाइट या पीटीसी में डिलेट कोर्स करने के लिए, सारा चीज़ आपको यहाँ पे डील करना है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपका क्या आ गया, अब आपका आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से आपको किन्हीं 4 का उत्तर देना है, जो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपको कि कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव आप कैसे करेंगे। देख रहे हैं कि आपको जो मैंने प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया होगा, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नहीं। कहीं से कोई भी चीज़ आपको सिलेबस से बाहर नहीं आता है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, क्योंकि आपके सीटेट में 50 से 60% यहीं से रहेगा। फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़िएगा तो बहुत कुछ में आपको हेल्प मिलेगा। क्लियर है? कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव आप कैसे करेंगे। अब देखिए, कला समेकित शिक्षा कहने का अर्थ क्या हुआ कि उस प्रकार की शिक्षा जिसमें आप कला का उपयोग करके अपने शिक्षण प्रक्रिया को या फिर वहाँ के वातावरण को काफ़ी ज़्यादा रुचिदायक और आनंददायक बनाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं,
पर्यावरण और हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब इसमें आपने क्या किया कि बच्चों को बोला कि बाबू तुम एक चार्ट पेपर पे जितने भी तुम्हारे आसपास में पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां को लेकर आओ और उसको चिपकाओ। फॉर एग्जांपल नीम का, तुलसी का, आम का, इस सब गुलाब का, इस प्रकार पत्ती लाओ और चिपकाओ, बताओ कि किस किस का है। तो ये क्या हुआ, जो चार्ट पेपर बनाया वो एक कला है ना, कला के माध्यम से क्या हुआ, पर्यावरण के बारे में जान रहा है। ठीक, आपने क्या किया, किसी बच्चे को पोयम याद कराना है या फिर कोई कविता याद कराना है तो उसको आपने एक गीत का रूप दे दिया, लोकगीत की तरह आपने गाकर बच्चों को सुनाया, बच्चे भी उसको दोहराएं। तो क्या हुआ, उसको जल्दी वो समझ गए और गीत के माध्यम से उसको याद भी कर लिए, उनको आपको ये रटवाना भी नहीं पड़ा। और हमेशा याद रखिएगा कि रटने वाले चीज़ को हमेशा क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। क्लियर है। तो इस प्रकार का आप कहीं से भी कोई भी उदाहरण उठा सकते हैं जो जिसमें एक कला झलके। क्लियर। अब चलिए इसके बाद अपना क्या है, विद्यालय में बेहतर प्रबंधन हेतु एक प्रधानाध्यापक के रूप में आप क्या क्या करेंगे। आपको सबसे पहले ऊपर में क्या था कि एक शिक्षक के रूप में विद्यालय को आप बेहतर कैसे करेंगे। अब क्या आ गया कि एक प्रधानाध्यापक के रूप में, तो आपके नज़र में एक प्रिंसिपल का क्या क्या कार्य होना चाहिए अपने विद्यालय को बेहतर करने के लिए, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि सबसे पहला क्या होता है, डिसिप्लिन, अनुशासन में अपने विद्यालय को रखना। दूसरा, ये अनुशासन बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। तीसरा, विद्यालय में कितने चीज़ की कमी है उसका पूरा संपूर्ण ध्यान रखना। चौथा, कैरेक्टर, मतलब कि चरित्र का संपूर्ण ख्याल रखना। पाँचवा, बच्चों का क्या रुचि है उनके लिए सारे संसाधन का उपयोग करना और उसकी सुविधा करवाना। उसके बाद जो भी विषय है उसके अनुसार गतिविधि, लैब या फिर पुस्तकालय या फिर एक्टिविटी जो भी होता है, तो जितना भी कार्य होता है ना एक स्कूल को बेहतर बनाने के लिए, जो कि प्रधानाध्यापक के साइन के थ्रू ही होता है, वो सारा काम आप यहाँ पे डील कीजिएगा। क्लियर। अब क्या है कि विद्यालय समुदाय के साथ दृढ़ संबंधों का पोषण करती है, वर्णन कीजिए। सिंपल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो स्कूल है सो हमारे समाज के साथ में ऐसा कौन सा संबंध बनाता है ताकि विद्यालय और समाज दोनों का क्या होता है, ऊपर की ओर विकास होता है। जैसे कि मान के चलिए कि ये आपका पूरा क्या है, ये आपका गांव मान लीजिए चंदनपुर है। ठीक, गुंजा मेला फिल्म का गुंजा वाला चंदनपुर नहीं, मान लीजिए कि चंदनपुर गांव है आपका। यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये विद्यालय हो गया। और यहाँ पे क्या है कि गांव का अपना बस्ती है, लीजिए आपके लिए वो पेड़ भी बना दिए हैं, चिड़िया भी उड़ा दें, लीजिए चिड़िया भी उड़ा दिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ मचान टाइप का बना देते हैं, चच्चा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं मिर्ज़ापुर का। अब यहाँ पे क्या है, बच्चा सब अपना खेल रहा है, ये विद्यालय का अपना रास्ता हो गया। अब देखिए इस पूरे गांव के अंदर में ही विद्यालय भी हो गया और आपका समाज भी हो गया। ठीक, अब जो अपना विद्यालय का दिन का कार्य, विद्यालय का जितना भी कार्य है पढ़ाई का, अब विद्यालय में ताला लग गया। ठीक, अब क्या हुआ कि कोई दूगो बदमाश आया, विद्यालय के अंदर में का पार्क में का फूल तोड़ के बिक दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। फिर कल आप आइएगा तो वो पता है कि एक पेड़ पौधा बनाने में या फिर बिल्डिंग बनाने में कितना मेहनत लगता है, समय लगता है। ठीक, तभी ना उसका विकास होता है। तो इस प्रकार का कोई भी गलत गतिविधि ना हो, बच्चों का जितना भी उपयोग में लाने वाला संसाधन है या फिर विद्यालय का जितना भी सामान है, सामग्री है, उसका कोई भी गलत उपयोग न करे, तोड़ फोड़ न करे। तो इसमें किसका रोल सबसे अच्छा होता है, समाज का। समाज क्या होता है, समाज उसके ऊपर में ध्यान देते हैं, समाज उसके आसपास में है ना, विद्यालय तो बंद हो गया पर समाज तो यहीं पर रह रहा है, तो समाज क्या करता है, ध्यान देता है विद्यालय के ऊपर में। उसके अलावा अब आपका अंतर संबंध है। अब विद्यालय क्या करता है कि मान लीजिए कोई समाज है तो विद्यालय में मान लीजिए स्वच्छता का कोई अभियान चल रहा है, तो विद्यालय के द्वारा, बच्चों के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाएगा जो बच्चे इस विद्यालय से बाहर निकल के गांव में समाज के बीच में जाकर एक नाट्य का प्रस्तुतिकरण करेंगे और वहाँ पर बताएंगे कि स्वच्छ रहना क्यों आवश्यक है। या फिर कोविड का आप ले लीजिए, मतलब इस प्रकार से आप समाज को क्या कीजिएगा, बताइएगा, बीमारी के बारे में समझाइएगा, क्यों साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्यों दूरी बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि विद्यालय भी और समाज भी दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के पूरक है। मतलब कि विद्यालय भी और आपका समाज भी दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। इसमें आप कोई भी उदाहरण यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिएगा, जो आपको मैंने 2-3 उदाहरण दिया है, तो इस प्रकार आप लास्ट में लिखिएगा कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय समुदाय के साथ दृढ़ संबंधों का पोषण करती है। क्लियर। अब चलिए लास्ट अब हम लोग का बच गया, सीखने की योजना का निर्माण के समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सिंपल सी बात है, सीखने की योजना निर्माण मतलब कि आपको लर्निंग प्लान बनाना है। अब आप तो 75 और 90 लर्निंग प्लान आप बना चुके हैं। हाँ,
सॉरी मैं सेकेंड ईयर में चला गया, सॉरी। सीखने का लर्निंग प्लान, देखिए लर्निंग प्लान कहने का मतलब होता है कि जब आप किसी कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक, अब आपने एक प्लान बनाया कि आज आपको बच्चे को क्या पढ़ाना है, कौन सा विषय पढ़ाना है। ठीक, आपका विषय मान लीजिए कि आपका विषय जो है सो गणित है। ठीक, आपको बच्चा को गणित पढ़ाना है कक्षा 2 में। अब आपने सोचा कि अब हम इस प्रकार से हमको अब इसमें विषय वस्तु है आपका गणित हो गया, टॉपिक क्या है, मान लीजिए कि आपका जोड़ है, सो टॉपिक है। अब आप सोचिएगा कि मेरे क्लास में बच्चा तो है, बच्चा मान लीजिए 30 बच्चा है, अब इसको हमको जोड़ सिखाना है, तो ऐसा हम कौन कौन सा एग्जाम्पल लेकर जाएं ताकि बच्चा को और आसानी हो जोड़ सीखने में। उसके बाद आप अपने मन में सोचिएगा कि क्या ये बच्चा सब जो है इस सबको पहले से संख्या का समझ है कि नहीं, गिनती आता है कि नहीं। तो ये पूरा प्लानिंग करते हैं कि बच्चा को हमको कैसे पढ़ाना है। तो इसमें किसका पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो आप सिर्फ बच्चा का ध्यान रख रहे हैं कि बच्चा का प्रॉब्लम कहाँ पर है, या फिर मान लीजिए कोई गतिविधि में आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपना भी आप काम कीजिएगा। तो पूर्ण रूप से आप क्या कर रहे हैं, बच्चा को फोकस में रखते हुए उसके आनंद का, उसके रुचि का, उसके ज्ञान का, हर कुछ को आप ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं, अपना एक योजना बना रहे हैं, ताकि उस योजना के प्रारूप ही बच्चों को आप क्या कीजिएगा, जोड़ सिखाइएगा। क्लियर है? तो इन सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब अपना क्या आ गया, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्य। ये भी आपके सब, ये शिक्षा सीखने के सृजनात्मक उपक्रम, मतलब कि सीखने का क्रिएटिविटी क्या होता है, पाठ सहगामी व शैक्षिक गतिविधियाँ, मतलब कि आपको जो साथ में पढ़ना होता है और जो भी अपना स्कूल का एक्टिविटी होता है वो आपसे पूछ रहा है कि करिकुलम एंड एजुकेशनल, को करिकुलम एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ये सारा कुछ आपके नोट्स में ये चारों पॉइंट डील है। नीचे में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का नोट्स का नंबर यहाँ पे दिख ही रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यही आपका नया क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको पता ही है कैसे क्या प्रोसेस है। चलिए, अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे अवश्य क्लिक करें ताकि सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और अपने दोस्तों को अवश्य इस चैनल के साथ में जुड़े ताकि आपका, मेरा और उनका सबका क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। धन्यवाद।